हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए यहाँ पे ला रहा हूँ स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की एक नई सी सीरीज। फ्रेंड्स, इस सीरीज की खासियत बात यह है कि ये सीरीज ना हमने उल्टे से शुरू की है। ठीक है, नॉर्मली हर एक चैप्टर की शुरुआत मतलब फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर से होती है। हमने यहाँ पे इस सीरीज की शुरुआत लास्ट चैप्टर से की है। द रीजन इज 12th बोर्ड्स नियर आ रहा है, नजदीक आ रहा है। ऐसे में पिछले सेमेस्टर से हम लोग जितना शुरुआत अच्छे से करेंगे उतना हम लोग ज्यादा स्कोरिंग कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द लास्ट चैप्टर ऑफ द 12th OCM, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो पूरा आपकी सीरीज में फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम, लास्ट चैप्टर उसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज का नॉलेज का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ इट। बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, एक है बिजनेस और दूसरा है एनवायरनमेंट। आप सबको पता है एनवायरनमेंट मतलब कि सराउंडिंग्स, हमारे आजू बाजू का जो भी आपको पेड़ पौधे, घर, सोसाइटी, गाड़ियाँ, जो भी दिख रहा है दैट इज एनवायरनमेंट। और यहाँ पे हमें कैसा एनवायरनमेंट पढ़ना है? हमें बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ना है। मतलब कि बिजनेस एक जो होता है, एक बिजनेस यूनिट होता है, हाउस होता है, उसके इर्द गिर्द में क्या वातावरण में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। नॉट अबाउट जियोग्राफिकली बट ऑल्सो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड लीगली। ठीक है, हर एक चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बिजनेस के पर्पज से देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो कहा जाता है कि एवरी बिजनेस इन सम और द अदर वे रिलेटेड टू डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। अब वो फैक्टर्स कौन से हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे साथ साथ रनिंग नोट्स भी बनाते जाना, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। हर एक बिजनेस का यहाँ पे बोला गया है सोसाइटी के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे फैक्टर्स के साथ कनेक्शन होता है। जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर एंड लीगल फैक्टर। ठीक है दोस्तों, एक फ्रेमवर्क है जिसे हम लोग पेस्टल फ्रेमवर्क कहते हैं। PESTEL फ्रेमवर्क। P यानी पॉलिटिकल, E यानी इकोनॉमिकल, S यानी सोसाइटल या सोशल, T यानी टेक्नोलॉजिकल, E यानी एनवायरमेंटल एंड L यानी लीगल। आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है या कोई भी, अगर आप एनवायरनमेंट की बात करें तो ये पेस्टल फ्रेमवर्क आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको पूछा जाए कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कितने कितने फैक्टर्स हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये पेस्टल फ्रेमवर्क अगर याद रख लोगे तो आपके सारे फैक्टर्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। पी से आपका पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिकल, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, ई से एनवायरमेंटल और एल से लीगल। ठीक है, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को कहीं ना कहीं वन और दी अदर वे क्या करते हैं, इफेक्ट पूरी पाटते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जो कि डायरेक्टली बिजनेस के साथ या तो इनडायरेक्टली बिजनेस के साथ रिलेटेड होते हैं। कौन से ग्रुप है? कंज्यूमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे जो आप कह लो कि प्रेशर ग्रुप्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बात करें, a business sells its produce or services to the consumer. It gives employment to the employees. It purchases raw material from the suppliers and it keeps competing with the product and services of competitors. मैं यहाँ पे एक बहुत ही इजी से एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। अगर आशीर्वाद आटा की बात करें, ठीक है, आशीर्वाद आटे की बात करें तो आशीर्वाद आटा जो है उसके कंज्यूमर्स कौन है? हम लोग हैं। ठीक है, वी एज अ पीपल ऑफ इंडिया आर द कंज्यूमर ऑफ आशीर्वाद आटा। साथ ही साथ रॉ मटेरियल जहाँ से आता है, रॉ मटेरियल उसका वीट है। वीट कहाँ से आता है? फार्मर के पास से आता है। फार्मर उनके सप्लायर हो गए। फिर आप देखिए कि उसके कुछ फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री में कुछ मशीनरीज होगी, मशीनरी को वर्क चलाने के लिए लेबर्स होंगे, तो लेबर क्या हो गए? आशीर्वाद आटा के एम्प्लॉयज हो गए। और एट द एंड आशीर्वाद आटा के कॉम्पिटिटर्स, अगर आप देखो मार्केट में तो आजकल अमूल है, आजकल आपका अदानी जो है, ये लोग बहुत सारे पतंजलि है, ये लोग व्हीट फ्लोर लेके आए हैं, तो दे आर द कॉम्पिटिटर्स ऑफ यार आशीर्वाद आटा। तो इस तरीके से अगर आशीर्वाद आटे की बात करें तो हम लोग एज अ कंज्यूमर, फार्मर्स जो है वो उनके सप्लायर्स हैं, जो यहाँ पे उनके लेबर्स हैं वो उनके एम्प्लॉय है। पतंजलि, अदानी, अमूल वाले जो है वो आपके पतंजलि, अरे सॉरी, आशीर्वाद आटा के आपके कंपटीटर्स है। तो दिस इज हाउ एक नॉर्मल सा बिजनेस जो है वो इन सब लोगों को साथ कनेक्टेड होता है। Hence, no business, hence, no business
कैन बी ऑपरेट इटसेल्फ बीइंग अलूफ फ्रॉम द सोसाइटी। मतलब यहाँ पे बिजनेस जो है वो किसी भी एक फैक्टर के ना होने से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। से फॉर एग्जांपल आशीर्वाद ऑटो वालों के पास कॉम्पिटिटर्स है, लेबर्स हैं, और साथ ही साथ रॉ मटेरियल्स भी है, लेकिन उसके कोई कस्टमर ही नहीं है, तो क्या वो बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब उसी की जगह अगर देख लो कि आशीर्वाद आटा वाले के पास अगर आपके कंज्यूमर्स हैं, लेबर्स हैं, और साथ ही साथ आपके कह लो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सप्लायर्स है, लेकिन कोई कंपटीटर नहीं है, तो क्या वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट। सो ऐसे केसेस में बोला जाता है कि हर एक बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए ये चारों के चारों फैक्टर्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन बोली गई है गाइस, ये ध्यान रखना। अ ग्रुप ऑफ सच फैक्टर्स इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। अभी हमने को ने जो यहाँ पे बात करी, जितने भी आपके ऐसे फैक्टर्स जो कि कहीं ना कहीं बिजनेस के इर्द गिर्द वातावरण में आपको देखने को मिल जाते हैं, ये फैक्टर्स का एक जो पूरा ग्रुप बनता है, उस ग्रुपिंग को, उस पर्टिकुलर फैक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। द वन थिंग दैट इज ट्रू ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट इज दैट इट इज क्वाइट अनसर्टेन। हमेशा से आपके बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही अनसर्टेन रहता है। आप देखिए कि हम लोगों ने जो पेस्टल फ्रेमवर्क की बात करी थी, ठीक है, पेस्टल फ्रेमवर्क, उसमें से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कभी भी डिसाइडेड नहीं होता। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, कल कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, परसों आपकी गवर्नमेंट आ गई, पॉलिसीज चेंज। इकोनॉमिकल, इकोनॉमी में कभी डिफ्लेशन होता है, कभी आपके इन्फ्लेशन होता है। we cannot make it certain things right regarding the economics. Societal changes, social changes में आप देखिए कि कंज्यूमर के आज प्रेफरेंस आपका आशीर्वाद आता है, कल जाके अगर पतंजलि आटा बहुत ही अच्छा आने लगा, बहुत ही सस्ता आने लगा, तो लोग वहां पे स्विफ्ट हो जाएंगे। तो अगेन यहाँ पे अनसर्टिनिटीज है। टेक्नोलॉजिकल, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उससे कोई एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कोई एमएनसी जो है वो इंडियन मार्केट में आती है, तो अगेन अनसर्टनिटीज। एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल फैक्टर, हमारे किसी एक प्लांट में से अगर समझो कोई बहुत ही हार्मफुल केमिकल यहाँ पे एमिट हो रहा है एनवायरमेंट में, तो एनजीटी जैसी जो बॉडीज होती है वो हमारी प्लांट्स पे क्या कर देगी? सील लगा देगी। बात खत्म, प्लांट खत्म, बिजनेस खत्म। लीगल फ्रेमवर्क, कभी भी कोई केस हो जा सकता है हमारे ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो टोटली क्या होता है? अनसर्टेन होता है, ठीक है। एंड इसी तरीके से अगर आप देखें तो बिजनेस यूनिट्स के बिजनेस एनवायरनमेंट के पर्पज से रेफरेंस से तीन टाइप्स दिखाए गए हैं हमें। थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस यूनिट विथ रेफरेंस टू बिजनेस एनवायरनमेंट। पहला अगर देखें, द बिजनेस यूनिट दैट एक्सपेक्ट द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट वेल इन एडवांस एंड ब्रिंग नेसेसरी चेंजेस। पहला एक बिजनेस यूनिट जो कि आने वाले एनवायरमेंटल चेंजेस को पहले से ही क्या कर लेता है? एडॉप्ट कर लेता है, और उसे एडवांस में ही जान के, पड़ताल करके, रिसर्च करके उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनाता है। Second, the business unit that bring necessary change based on the existing environmental situation. दूसरा ऐसा बिजनेस हाउस जो कि हाल की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, हाल की परिस्थितियों में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज चेंज करता है, डायनेमिक एनवायरनमेंट में रहता है वो। एंड तीसरा बिजनेस यूनिट दैट आर नॉट इन अ पोजिशन टू एडजस्ट विद द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल सिचुएशन इजीली। जैसे कि ऐसी बात कर रही, थर्ड थर्ड बिजनेस यूनिट जो है हमारा, वो एक ऐसा बिजनेस यूनिट जो कि करंट चेंज को एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तीनों को हम लोग जो है, और आप देख सकते हो कि हम लोग इसको किसके एग्जांपल से समझेंगे? एक मोबाइल फोन की इंडस्ट्री के एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे, द बिजनेस यूनिट दैट एक्सपेक्ट द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट वेल इन एडवांस एंड ब्रिंग नेसेसरी चेंजेस। सबसे पहली अगर बात करें तो मोटोरोला, ठीक है। और इसमें भी अगर बात करें तो सैमसंग, दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं। जब हमारे यहाँ पे वो नॉर्मल से चेंजेस चल रहे थे, नॉर्मल से फोन, डब्बे टाइप के फोन चल रहे थे जिसे बैग में कैरी करना पड़ता था। अब सैमसंग वालों ने, मोटोरोला वालों ने भविष्य देखा। उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि आने वाला मार्केट जो है वो स्मार्टफोन का आने वाला है, ठीक है। और स्मार्टफोन से भी बीच का, एक जो डिब्बे वाला फोन होता है और स्मार्टफोन, इन दोनों के बीच में भी सैमसंग का अगर पता हो आपको, तो एक ऐसा मोबाइल लॉन्च हुआ था जिसे बुक की तरह ओपन किया जा सकता था, ठीक है। और उसमें जो है आपको इंटरनेट फ्री दिख रहा था, और उसमें अगर आपको पता हो तो रिलायंस वालों ने सबसे पहले आर टीवी लॉन्च किया था, ठीक है। आर टीवी यानी कि रिलायंस टीवी, ये सैमसंग के मोबाइल में आपको देखने को मिलता था। आर टीवी लॉन्च किया था, ठीक है। और यहाँ पे आपको लाइव टेलीविजन देखने को मिलता था। आप आज तक जैसी न्यूज़ चैनल्स है, आप सोनी टीवी जैसे सीरियल्स है, जो उसे आप लाइव देख सकते थे। ये सबसे पहला चेंज जो इन्होंने देखा कि ऐसा आ सकता है, इसलिए इन्होंने अडॉप्ट किया।
सेकंड की बात करें तो सेकंड में आप उन मोबाइल कंपनीज को ले सकते हो, से फॉर एग्जांपल आपकी ओप्पो, वीवो और एम आई जो जैसी जो कंपनी है, ठीक है, जिन्हों को पता है कि आज का स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में अगर हमें सर्वाइव करना है, तो वो जैसे सैमसंग के मोबाइल में चेंजेस आ रहे हैं, कैमरा एडवांस होते जा रहे हैं, आईफोन में कैमराज एडवांस होते जा रहे हैं, उसी तरीके से ओप्पो एंड वीवो के फ़ोन में भी आपको जो है कैमरा का एडवांसमेंट देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे एक बिजनेस यूनिट्स होते हैं जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। और तीसरा आपका नोकिया ले लो, जिसने नो डाउट चेंज तो देखा था, लेकिन गया कहाँ पे, वो विंडोज़ की तरफ। विंडोज़ को वो ज़्यादा सक्सेसफुल बना नहीं पाया और इसी वजह से वो इंडिया के मार्केट से बाहर हो गया, ठीक है, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पाए। और ऐसे में अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपका बिजनेस जो है वो बंद होने की डेफिनेटली सारी की सारी आप कह लो कि पॉसिबिलिटीज हैं, जो कि नोकिया के साथ हुआ। तो इस तरीके से तीन टाइप के आपके यहाँ पे जो है बिजनेस यूनिट्स होते हैं, राइट। एंड उसी के बेसिस पे आपका ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो इसके हिसाब से वर्क करते हैं। अब देखते हैं इसका कुछ मीनिंग। नाउ पेस्टल फ्रेमवर्क, उसमें इकोनॉमिक्स, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल फैक्टर आर ऑल इंक्लूडेड इन बिजनेस एनवायरनमेंट. There are number of groups like consumers, employees, competitors, suppliers of raw materials who are all part of business environment. ठीक है, अभी ऊपर हम लोगों ने बात की, एक तो आपका पेस्टल फ्रेमवर्क हो गया, PESTEL, पेस्टल फ्रेमवर्क, पेस्टल फैक्टर्स। इसके अलावा आपके कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज, कंपिटिटर्स एंड आपके सप्लायर्स, CECS, पेस्टल्स एंड CECS। आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, ये दो चीज़ों से आपका टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रेम होता है, राइट। Business environment is a combination of various environments which creates new challenges and new opportunities. ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट एक बहुत सारे एनवायरनमेंट्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि नई नई अपॉर्चुनिटीज लाता है और नए नए चैलेंजेस लाता है। एनी डिसीजन टेकन इन बिजनेस एक्टिविटी विल हैव टू टेक अ नोट ऑफ दिस एस्पेक्ट। जितने भी बिजनेस एक्टिविटी में अगर आपको डेवलपमेंट होना है, आपको एडवांसनेस चाहिए, एक्सपांशन चाहिए, तो आपको इन सारे फैक्टर्स को याद रखना, इन सारे फैक्टर्स को नोट करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड देर आर सो मैनी फैक्टर्स and obstacles involved in a business environment which are not in any way under the control of an entrepreneur. ठीक है, यहाँ पे अगर बात कर लो कि बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर या तो फर्म या तो आपके मैनेजर या तो इंडस्ट्री के कंट्रोल के बाहर होते हैं। से फॉर एग्जांपल आज के टाइम में गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट है, कल जाके अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है तो हो सकता है कि मुंद्रा पोर्ट जो कच्छ में अदानी को दिया हुआ है उसकी लीजिंग कैंसिल कर दी जाए। समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, गवर्नमेंट का जो पूरा आप कह लो कि एक मैकेनिज्म है, वो आपके एंटरप्रेन्योर या फर्म या इंडस्ट्री या मैनेजर से बहुत ही बाहर की चीज है। इकोनॉमी को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन या डिफ्लेशनरी सिचुएशन में आप एज एन एंटरप्रेन्योर, आप एज अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी, आप यू कैन नॉट कंट्रोल द होल इकोनॉमी। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके मैनेजर्स या तो आपके एंटरप्रेन्योर्स या फर्म के द्वारा कंट्रोल नहीं होते। A firm और मैनेजर विल हैव टू वर्क इन एग्जिस्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। और उसी की वजह से क्या होता है, ऐसे फैक्टर्स जो हम लोग आप कह लो कि चेंज नहीं कर पाते या इम्पैक्ट नहीं कर पाते, ऐसे फैक्टर्स को हम लोगों को एडॉप्ट करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारी पॉलिसीज फ्रेम करनी पड़ती है। ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन सिचुएशन ऑफ अ कंट्री, द पॉलिसी ऑल्सो कीप्स चेंजिंग। ठीक है, जैसे ही सिचुएशन चेंज होती रहती है, जैसे माहौल आपकी कंट्री का बदलता है, वैसे ही आपको पॉलिसी भी आपकी चेंज करनी पड़ती है, अदरवाइज यू आर थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। ठीक है, दस इससे एक चीज साबित होती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बिकॉज ऑफ इट्स चेंजिंग फैक्टर्स एंड इट्स इफेक्ट्स ऑलवेज देयर ऑन बिजनेस। ठीक है, क्योंकि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारे कंट्रोल के बाहर की है, इसी वजह से आपका बिजनेस जो एनवायरनमेंट है वो फ्रिक्वेंटली चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। It is imperative for a manager to keep an eye on such factors and change the process of management accordingly. इम्पेरेटिव यानी कि बहुत ही आप कह लो कि एक अपेक्षित अपेक्षित फैक्टर्स है, मैनेजर्स के पास ये अपेक्षित स्किल्स दिखती है, ये एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है कि जो भी फैक्टर्स यहाँ पे इकोनॉमी या पॉलिटिकल या लीगल या सोशल फैक्टर्स होंगे, मैनेजर उसे एड्रेस करने में सक्सेसफुल रहेगा और उसे उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनाने में भी सक्सेसफुल रहेगा। एंड बिजनेस एनवायरनमेंट कैन लीड टू ऑब्स्टेकल एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज। पॉलिसीज जो बनती है मैनेजर्स के द्वारा वो कभी ना कहीं भी आपकी यहाँ पे कह लो कि या तो सक्सेसफुल होती है, मतलब कि अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर में क्रिएट करती है, या तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे जो है चैलेंजेस पैदा कर देती है, ऑब्स्टेकल्स पैदा कर देती है। वेरियस ऑब्स्टेकल अराइज ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस, रिचुअल्स एंड हैबिट्स,
गवर्नमेंट कंट्रोल, अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेबिलिटी ऑफ ट्रेंड एम्प्लॉय एटसेट्रा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ आपको। यहाँ पे बोला गया है कि इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये ऑब्स्टिकल्स चाहे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी के बेसिस पे हो सकता है, या तो फिर रिचुअल्स एंड हैबिट, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका बिजनेस है वहाँ के स्थानीय लोगों के आपके रिचुअल्स हो या हैबिट्स हो या उनके ड्रेसिंग सेंस हो, उससे आपको शायद ऑब्स्टिकल पैदा हो सकता है। गवर्नमेंटल कंट्रोल, शायद आपके बिजनेस के जो इंडस्ट्री में काम कर रही है, से फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस कोल इंडस्ट्री में है या तो फिर ईंट के भट्ठे बनाने की इंडस्ट्री में है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट पोल्यूशन के नाम पे बैन लगा सकती है। गवर्नमेंटल कंट्रोल। ठीक है, अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कभी किसी ना किसी आपके इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स की अवेबिलिटी बहुत ही स्कैर्स में होती है, आपको इंपोर्ट करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो पैसा है, आपका जो पर्टिकुलर बिजनेस की जो एक पूरी लिक्विडिटी है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। उसके बाद बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसा भी देखा गया है कि आपको ट्रेंड एम्प्लॉयज नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसका एक क्लासिकल एग्जांपल इन लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि से फॉर एग्जांपल, ड्यू टू पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक सेटअप इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आर लेस कंपेयर्ड विथ चाइना। अब क्योंकि यहाँ पे 2014 से पहले हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, हमारा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज थी, उसकी वजह से बहुत सारे एफडीआई, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया की गवर्नमेंट कभी भी गिर जाती है, कभी भी बन जाती है। ठीक है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बहुत ही भ्रष्टाचारी है, करप्ट है। तो 2014 से पहले ये सारी कंडीशंस हुआ करती थी, इस वजह से बहुत सारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स थे, वो हमारी जगह चाइना में चले गए। आप देखो कि एप्पल का पहला जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो आपके चाइना में बना। सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, चाइना में बना। बहुत सारी कार्स है, जैसे कि टेस्ला हो गया, जनरल मोटर्स हो गई, फोर्ड हो गए, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चाइना में है। क्यों? क्योंकि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनके फेवर फेवर में है। ठीक है, सेम इंडिया में ऐसा नहीं था। आफ्टर 2014 आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है, इसीलिए आप देखा कि सैमसंग का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब पूरे वर्ल्ड में इंडिया में बन रहा है। रिसेंटली आईफोन वालों ने टाटा के साथ डील की है कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करेंगे, असेंबलिंग उसका यहाँ पे किया जाएगा आईफोन का। सो दिस इज हाउ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ योर कंट्री इम्पैक्ट्स द बिजनेस एनवायरमेंट। साथ ही साथ अगर दूसरी साइड देखने को जाए तो ऑन द अदर हैंड देयर इज अ कंटिन्यूस राइज इन डिमांड फॉर एसी ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ कंज्यूमर एंड देन चेंजिंग द प्रेफरेंसेस। ठीक है, आप देखोगे कि इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे एक तो हमारे लोगों की जो कंज्यूमर्स की इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुई, उसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आपके देखो कि एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी, एयर कंडीशन, फ्रिज, डबल डोर फ्रिज, ठीक है, आजकल तो पूरे जैसे कबोर्ड होता है वैसे फ्रिज आने लगे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हुई, तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिमांड करना शुरू किया। इसकी वजह से क्या हुआ? ड्यू टू दिस, डोमेस्टिक एज वेल एज द मल्टीनेशनल कंपनीज आर ब्रिंगिंग इन वेरियस मॉडल्स इन इंडियन मार्केट। ठीक है, इसी की वजह से आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो है, जो नए नए ऑपरेशन ओपन कर रही है आपके इंडिया में। नई फ्रिज की कंपनीज आ रही है, नई ऑटोमोबाइल सेक्टर की, जैसे कि किया है, सिट्रॉन है, एमजी हेक्टर्स है, रोल्स रॉयस है। ठीक है, ये सारी कंपनीज आपकी इंडिया में आ रही, क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी इंप्रूव हो रही है। There is an expansion and growth of new business opportunities due to improved technology, continuous research and development, improvement in standard of living। अब देखिए कि हमारी गवर्नमेंट की प्रमोशनल की टेक्नोलॉजी की वजह से स्टार्टअप के एक पूरा माहौल बन चुका है इंडिया में। टेक्नोलॉजी नहीं है, नई नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है, एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखिए कोविड-19 में जो हम लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके वैक्सीन डेवलप की है, दैट इज फिनोमिनल वर्क डन बाय एनी इंडियन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंडिया के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत ही इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। आप देख लीजिए 2014 या 2010 में आपकी जो लाइफ थी, वो आज 2020 में कितनी चेंज हो गई। आपकी ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गई, आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई होगी। आपके फैमिली में शायद पहले एक से दो टू व्हीलर हुआ करते थे, तो आज जितने लोग हैं उतने टू व्हीलर है, और शायद एक से दो गाड़ियां भी है आपके साथ। आपके यहाँ पे मोबाइल फोन्स, चार लोगों के पास पहले एक मोबाइल फोन होता था, आज चार लोगों के बीच में शायद 6 से 7 मोबाइल फोन्स होने लगे हैं। अगर आपके पास घर में 3 रूम है, तो तीनों के तीनों रूम में आपके टीवी होंगे। तीनों के तीनों रूम में आपके एसी होंगे, रेफ्रिजरेटर्स अच्छा खासा होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत ही चेंज आया है। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमारे जो 2010 की लाइफ, 2020 की लाइफ में जो डिफरेंशिएशन हुआ है, वाई? ड्यू टू द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इम्प्रूव इन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल। ठीक है,
तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से जो आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से हमारे रेगुलर कंज्यूमर की लाइफ में, रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज में हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज गाइस ऑल अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट, इट्स इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत ही पता चली होगी, मज़ा आई होगी, समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, जाने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस पर्टिकुलर सीरीज़ का फ़ायदा उठा सके, उनके 12 बोर्ड्स भी अच्छे रहें और आपकी भी 12 बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे रहे। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं अगले सेशन में एक नए